गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में स्वागत करते हैं। बच्चों, जो आज हमने पाठ लिया है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। मैं फिर से आपको दोहरा रही, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के कुछ प्रमुख देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी राष्ट्रसंघ की स्थापना की, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के कुछ प्रमुख देश जो थे उन्होंने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ की स्थापना की। लेकिन ये संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा था। फिर उसके बाद होता है कि राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को की गई, है ना। जैसा कि आप सब जानते हो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और बच्चों इसका जो प्रमुख जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 193 है। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग भी हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, जिसके 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वो आगे हम आपको बताते चलेंगे। हम पहले देख रहे हैं जो कि इसकी स्थापना, जैसा कि बच्चों आपको मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि 1939 टू 1945, 1939 से लेकर 1945 की भयानक तबाही को देखकर विश्व के सभी भागों में प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगा कि यदि ऐसा एक और युद्ध हुआ तो संपूर्ण विश्व और मानव जाति का क्या होगा बच्चों? सर्वनाश हो जाएगा। कौन सोचने लगे? प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचने लगे कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो संपूर्ण विश्व में और मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने लगे और इसके लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना, जैसे कि हमने आपको बताया, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रारंभ में बच्चों इसमें 51 यानी 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे और वर्तमान में 193 यानी कि 193 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और सन 2011 में दक्षिण सूडान और 193वां सदस्य बना। कब बना? 2011 में दक्षिणी सूडान जो था 1993 यानी कि जो 193वां सदस्य बना। तो बच्चों हमने देखा स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। और बच्चों जैसा अभी हमने आपको बताया, फिर हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व को इस बात के लिए सचेत किया था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ ना। और ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया। और जैसा कि हम बच्चों आपको बता रहे हैं कि 24 अक्टूबर 1945 की संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई, तभी से बच्चों प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते भी हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात राष्ट्र संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। बच्चों अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य।
और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य जो तो पहला जो था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, यानी कि जो पहला था, और शांति स्थापित करना, यानी जो आपसी जो झगड़े थे अंतर्राष्ट्रीय रूप में उसको रोकना और शांति स्थापित करना। और दूसरा था, पहला हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और शांति स्थापित करना, और दूसरा था राष्ट्रों के मध्य संयोग स्थापित करना, ये आपसी संयोग ना। और तीसरा था उद्देश्य जो था जिस कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, समस्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए अर्थात बढ़ाने के लिए देशों को एक साथ लाना, ये तीसरा उद्देश्य था। और चौथा जो था, किसी कारणवश विभिन्न देशों के मध्य युद्ध छिड़ने की स्थिति में शत्रुता के दायरे को स्थगित करना। तो बच्चों, सीमित करना या रोकना, ये किसी कारणवश भी यानी देशों के मध्य जो भी झगड़े हों उनको स्थगित करना और सीमित करना था। तो बच्चों, ये हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को देखा। अब बच्चों हम लोग आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग पे, है ना। तो ये पहला जो अंग है आम सभा, यानी कि महासभा, इसको हम महासभा के नाम से भी जानते हैं। आम सभा माने कि जो सभा होती थी मामूली, उसे हम आम सभा कहा जाता था वहाँ, और उसको हम महासभा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। कैसा अंग है? सबसे बड़ा अंग। ये जो आम सभा होती थी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ा अंग के रूप में माना जाता था, और इसे महासभा भी कहा जाता था। ये एक तरह से विश्व की संसद है। ये क्या है बच्चों? विश्व की संसद है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, और सभी सदस्यों का एक समान मत का अधिकार होता है। एक समान मत, यानी कि जो वोटिंग्स होती है, जो मत होता है, सबका एक समान होता है, जो उनके विचार होते हैं। और प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 तथा अन्य निर्णय के लिए सामान्य बहुमत, यानी 2/3 मतलब 2/3, है ना, जो यानी कि 2/3 ना, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा जो होते थे निर्णय लेने के लिए, है ना, प्रमुख निर्णय के लिए, और ठीक है, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती थी, है ना, यानी कि सभी सदस्य को एक समान मत का अधिकार होता था, और प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 तथा अन्य निर्णय के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती थी। तो बच्चों, हमने देखा पहला आम सभा, और दूसरा आता था सुरक्षा परिषद। जैसा कि आप जानते हो, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते थे, है ना। कितने होते थे? 15, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी, यानी 5 परमानेंट होते होंगे ना, जो स्थायी रूप में होते होंगे। 15 में हैं जिसमें कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते थे। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो स्थायी होते, जो परमानेंट होते थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस व इंग्लैंड है, और जो वीटो का अधिकार रखते हैं, है ना। जो 5 स्थायी सदस्य होते थे, कौन कौन से होते थे? अमेरिका, कौन से हैं, कहाँ के हैं, जो कहलाते हैं जो देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस व इंग्लैंड, जो वीटो का अधिकार रखते हैं। तो सुरक्षा परिषद में आपने ध्यान दिया बच्चों, 15 सदस्य होते हैं। तो ये कहाँ के होते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस व इंग्लैंड, ये 5 होते थे। और उसके बाद हम आते हैं सचिवालय पे, जो हमारा तीसरा जो संयुक्त राज्य संघ के अंग है। कौन सा अंग है? तीसरा, सचिवालय। सचिवालय में महासचिव एवं संघ की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होते हैं, है ना। सचिवालय में कौन कौन होता? महासचिव एवं संघ की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें महासचिव होता है उनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों, यानी कि जो उनकी जो सिफारिश होती थी उनके कहने पे महासभा द्वारा कितने साल के लिए बच्चों? 5 साल के लिए की जाती है। अब हम आते हैं बच्चों, इसका जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम जो चौथा अंग देखते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ पर है बच्चों? हेग में। और इसमें 15 न्यायाधीश, है ना, जो जज होते, कितने? 15 होते हैं, और इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा व सुरक्षा परिषद द्वारा पूर्ण बहुमत से किया जाएगा, यानी कि पूरे बहुमत जितना उनका वोटिंग होती है पूरे, और 9 वर्षों के लिए बच्चों ये चुने जाते हैं इनके सदस्य, और इनका जो मुख्यालय है वो हेग में है। और अब हम आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग है, चौथा हमने देखा, और पांचवा देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इसके सदस्य होते हैं उनका जो आम चुनाव होता है वो 3 वर्षों के लिए किया जाता है और इसके 54 यानी 54 सदस्य होते हैं। तो बच्चों हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग। पहला था आम सभा में महासभा जो हमने देखा, और सुरक्षा परिषद, सचिवालय देखा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद। बच्चों अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय में की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका, उसको हम देखते हैंगे। बच्चों हम देखते पहला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या है। पहली है सदस्य बढ़ाने में, जो उसकी भारत की जो भूमिका रही है सदस्य बढ़ाने में। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि 24 अक्टूबर जैसा कि हमने आपको बताया था और 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। यानी जो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला यानी प्रारंभिक सदस्य है पहला। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। और पहला हम देखते हैं सदस्य बढ़ाने में, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सदा ये नीति रही कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बढ़ाने में भारत की बहुत मेन भूमिका रही और भारत की सदा ये नीति रही कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों का सदस्य बनना चाहिए। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की हमेशा ये नीति रही है कि संसार में यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को सदस्य बनना चाहिए। और अब हम दूसरा देखते हैं कि मुख्य अंगों में, है ना, जो कि मुख्य अंगों में भी इसकी क्या भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में भारत की क्या भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों तथा विशेष अधिकरणों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया। विशेष अभिकरण जो है उसमें भारत क्या हमेशा से मेन भूमिका निभाता आया हुआ है, मुख्य, है ना, और मुख्य अंगों में। और तीसरा हम देखते हैं शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि में। हम लोग बच्चों देख रहे हैं शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि में भारत ने विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, उसने कोरिया समस्या के समाधान और स्वेज जो नहर है उसकी समस्या, कॉन्गो की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि में भारत का विशेष योगदान रहा और उसने यानी कि भारत ने विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कोरिया समस्या के समाधान, स्वेज नहर समस्या का समाधान और कॉन्गो की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आते हैं जो उसकी तीसरी भूमिका, चौथी जो थी निशस्त्रीकरण के प्रयास। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है ना। किसका किया? निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का हमेशा भारत ने किया है। और हम फिर उसके बाद देखते हैं मानव अधिकारों का समर्थन। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भारत की भूमिका थी, भारत ने अपने नागरिकों को लगभग वे सभी अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किए गए थे, है ना। जो मानव अधिकारों का जो समर्थन किया, भारत ने अपने नागरिकों को लगभग वे सभी अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए थे। यानी कि भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही बच्चों। और हम छठा देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता की नीति को सबसे
जो सामने रखकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाया था ना, उसने क्या किया था, गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसको अपने सामने रखकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या किया था बच्चों, मजबूत किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरह से 2 गुटों में विभक्त होने से बचाया भी था। तो बच्चों कि हमने देखा ये जो 6 पॉइंट थे, भारत की जो विशेष भूमिका थी सदस्यता बढ़ाने में, मुख्य अंगों में और शांति तथा सुरक्षा की दृष्टि में और निशस्त्रीकरण के प्रयासों में मानवाधिकारों को समर्थन किया और गुट निरपेक्षता आंदोलन में भी उसने सहायता प्रदान की थी। यानी कि भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम देख रहे हैं बच्चों अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं किस पर निर्भर करती हैं। पहला है शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों कि हमेशा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत भी शांति की स्थापना के लिए बहुत ही कोशिश की और भूमिका भी निभाई। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों, मतभेदों व तनाव को अनेक बार युद्ध में परिणत होने से बचाया। यानी कि युद्ध ना हो इस चीज़ के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों, है ना, जो विवाद आपसी होते हैं, मतभेद होते हैं, तनाव होते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती होगी बच्चों की युद्ध हो जाएगा और इसको होने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में परिवर्तित हो जाए, तो इसको करने के लिए भी काफ़ी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी कोशिश की, है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, शांति और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी जो सफलताएं थी। और दूसरा है आतंकवाद का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 1994 को सब प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? 24 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 1994, है ना, यानी 24 दिसंबर 1994 को सब प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव को पारित किया था और विश्व में आतंकवाद की चुनौती को मिलकर सामना करने का आग्रह भी किया। यानी कि आतंकवाद को मिलकर ना इन लोगों ने ये किया कि एक साथ जो विरुद्ध को पारित किया और आतंकवाद की चुनौती को मिलकर, सबने मिलकर उसका सामना करने के लिए आग्रह भी किया। और फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। फिर हम देखते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। और संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना और सहअस्तित्व को भावना का विकास करता रहा है। इसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास यानी संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना और सहअस्तित्व की भावना का विकास करता रहा। तो बच्चों हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं। तो बच्चों हम अभी आपको देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी। बच्चों हम दोहराने से पहले हम ये भी पॉइंट आपको बता दें कि विश्व में शांति रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि कोरिया युद्ध को रोकना, यानी कि जो सन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर जो हमला किया था, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को रोकने के लिए 16 देशों के सैन्य बलों को कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजा। कितने देशों को? 16 देशों के सैन्य बलों को कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजा। इस सेना की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों में युद्ध समाप्त किया। तो बच्चों ये कोरिया का जो युद्ध रोकना था बहुत ही वो था, जैसा कि आप जान रहे हो 1950 में ना उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को रोकने के लिए कितने देशों? 16 देशों के बलों को कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजा। और बच्चों इस सेना की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों में युद्ध को क्या किया? समाप्त कर लिया। और दूसरा जो था संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो स्वेज नहर का जो संकट हुआ था, मिस्र ने जुलाई, है ना, 1965 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इसके विरोध में इंग्लैंड, फ्रांस तथा इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। और बच्चों इस युद्ध को रोकवाने के लिए
है ना, इस युद्ध को रोकना चाहता था, तो उसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किए इस ताकि ये युद्ध रुक जाए, और अंततः ये अपने प्रयासों में क्या रहा बच्चों, सफल रहा। यानी ये भी विश्व के स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका थी। और तीसरा हम देखते हैं खाड़ी युद्ध। सन 1991 में खाड़ी युद्ध यानी 1991 में खाड़ी युद्ध के प्रारंभ होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी बैठक बुलाई, है ना। जब खाड़ी युद्ध उसके समाप्त होने के बाद क्या क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी बैठक बुलाई तथा वहाँ शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। और बच्चों इस प्रकार खाड़ी युद्ध रुकवाने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही। और चौथा जो है निशस्त्रीकरण, यानी कि चौथी भूमिका क्या है, निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण को लागू करने तथा परमाणु हथियारों को भी रोक लगाने हेतु, है ना, यानी निशस्त्रीकरण और परमाणु को भी रोका ना, और ऐसे समय अनेक सम्मेलन आयोजित किए और इस प्रस्ताव को भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया। तो बच्चों हमने अभी देखा विश्व में शांति रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी क्या भूमिका रही। अब हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं, फिर हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कुछ ऊपर से आपको जो हमने पढ़ाया थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। बच्चों जैसा कि हमने आपको पाठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया, जिसमें कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा, और जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ये इसे यूएन के नाम से भी जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक भी है। और बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के कुछ प्रमुख देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना की, लेकिन ये संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में भी असफल रहा था। और जैसा कि हमने बताया कि जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित की गई, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना एवं राष्ट्रों के मध्य सहयोग की राह दिखाना था। तो बच्चों हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी देखे और उसकी स्थापना देखी, और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग देखे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका देखी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं। फिर हमने देखा विश्व में शांति रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या रही। बच्चों हम इसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, और इसको आप देखिए और बहुत अच्छे से करिएगा, समझकर अपने शब्दों में करिएगा। मैंने आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आप हर टॉपिक को सुनिएगा। जब ये वीडियो आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, और उसके बाद इन प्रश्नों को जो मैं आपको दे रही हूँ उसको अच्छी सी राइटिंग में करिएगा और फिर याद भी करिएगा। बच्चों पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे से शुरू में भी समझाया और अभी भी। पहला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तथा उद्देश्य लिखें। उसकी स्थापना कब हुई हमने आपको पूरा बताया और उसके उद्देश्य क्या थे। और तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका थी। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सफलताएं रहीं तथा विश्व में इसकी क्या भूमिका थी। तो बच्चों हम अभी अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ के कुछ और टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगी, और जब हम अगली कक्षा लेंगे तो उसमें हम इसी पाठ का सुरक्षा परिषद है उसके कार्य उसके बारे में हम बताएंगे। तो बच्चों हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।